मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं कक्षा की ज्योग्राफी का 9वां अध्याय का भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास का पार्ट सेकंड करेंगे। इससे पहले जहां हम नियोजन के बारे में जो पढ़ चुके हैं उसमें किस प्रकार से सूखा संभावित क्षेत्र और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर हमने देखा कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र के बारे में देखा। अब देखिए सतत पोषणीय विकास, यहाँ हम देखेंगे कि साधारणतः विकास शब्द से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है। मानव इतिहास के लंबे अंतराल में समाज और उसके जैव भौतिक पर्यावरण की निरंतर अंतःक्रियाएं समाज की स्थिति का निर्धारण करती हैं। मानव और पर्यावरण अंतःक्रिया की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि समाज में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी विकसित की गई है और किस प्रकार की संस्थाओं का पोषण किया गया है। प्रौद्योगिकी और संस्थाओं ने मानव पर्यावरण अंतःक्रिया को गति प्रदान की है, तो इससे पैदा हुई संवेग ने प्रौद्योगिकी का स्तर ऊंचा उठाया है और अनेक संस्थाओं का निर्माण और रूपांतरण किया है। अतः विकास एक बहुआयामी संकल्पना है और अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण में सकारात्मक व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का द्योतक है। विकास की संकल्पना गतिक है और इस संकल्पना का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकास की संकल्पना आर्थिक समृद्धि की पर्याय थी, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग में समय के साथ बढ़ोतरी के रूप में मापा जाता है। परंतु आर्थिक वृद्धि वाले देशों में भी असमान वितरण के कारण गरीबी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा है। अतः 1970 के दशक में पुनर्वितरण के साथ वृद्धि तथा वृद्धि और समानता जैसे वाक्यांश विकास की परिभाषा में शामिल किए गए। पुनर्वितरण और समानता के प्रश्नों से निपटते हुए यह अनुभव हुआ कि विकास की संकल्पना को मात्र आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। इसमें लोगों के कल्याण और रहने के स्तर, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान अवसर और राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से संबंधित मुद्दे भी सम्मिलित हैं। 1980 के दशक तक विकास एक बहुआयामी संकल्पना के रूप में उभरा, जिसमें समाज के सभी लोगों के लिए वृहद स्तर पर सामाजिक एवं भौतिक कल्याण का समावेश है। 1960 के दशक के अंत में पश्चिमी दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता की सामान्य वृद्धि के कारण सतत पोषणीय धारणा का विकास हुआ। इससे पर्यावरण पर औद्योगिक विकास के अनपेक्षित प्रभावों के विषय में लोगों की चिंता प्रकट होती थी। 1968 में प्रकाशित एहरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम और 1972 में मीडोस और अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ के प्रकाशन ने इस विषय पर लोगों और विशेषकर पर्यावरणविदों की चिंता और भी गहरी कर दी। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य के विकास में एक नए मॉडल, जिसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है, की शुरुआत हुई। पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की, जिसके प्रमुख नॉर्वे के प्रधानमंत्री गेरो हरलेम ब्रंटलैंड थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर 1987 में प्रस्तुत की। WECD ने सतत पोषणीय विकास की सीधी, सरल और वृहद स्तर पर प्रयुक्त परिभाषा प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ है
एक ऐसा विकास जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति की प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। अब देखिए, एक केस स्टडी है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। 1948 में कंवर सेन द्वारा संकल्पित यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई। ये नहर पंजाब में हरिक बांध से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल पाकिस्तान सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर बहती है। इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर है और ये 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। कुल कमान क्षेत्र में से 70% क्षेत्र प्रवाह नहर तंत्रों और शेष क्षेत्र लिफ्ट तंत्र द्वारा किया जाएगा। नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया गया। चरण 1 का कमान क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले के उत्तरी भाग में पड़ता है। इस चरण के कमान क्षेत्र का भूतल थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है और इसका कृषि योग्य कमान क्षेत्र 5.53 लाख हेक्टेयर है। चरण 2 का कमान क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिलों में 14.10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर फैला हुआ है। इसमें स्थानांतरित बालू टीबों वाला मरुस्थल भी सम्मिलित है, जहां स्थानांतरित बालू टीबे पाए जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। लिफ्ट नहर में ढाल के विपरीत प्रवाह के लिए जल को बार बार मशीनों से ऊपर उठाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर तंत्र में सभी लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के बाएं किनारे से निकलती है, जबकि मुख्य नहर के दाएं किनारे पर सभी नहरें प्रवाह प्रणाल हैं। चरण 1 के कमान क्षेत्र में सिंचाई की शुरुआत 1960 के दशक के आरंभ में हुई, जबकि 2 में कमान क्षेत्र में 1980 के दशक के मध्य सिंचाई आरंभ हुई। नहर सिंचाई के प्रसार ने इस शुष्क क्षेत्र की पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित कर दिया। इससे इस क्षेत्र को पर्यावरणीय परिस्थितियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े। लंबी अवधि तक मृदा नमी उपलब्ध होने और कमान क्षेत्र विकास के तहत शुरू किए गए वनीकरण और चरागाह विकास कार्यक्रमों से यहाँ भूमि हरी भरी हो गई। इससे वायु अपर्दन और नहरी तंत्र में बालू निक्षेपों की प्रक्रिया भी धीमी पड़ गई, परंतु सघन सिंचाई और जल की अत्यधिक प्रयोग से जल भराव और मृदा लवणता की दोहरी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई। नहरी सिंचाई के प्रसार से इस प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से रूपांतरित हो गई। इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक फसलें उगाने के लिए मृदा नमी सबसे महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक रहा है, परंतु नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए क्षेत्र में विस्तार हुआ और फसलों की सघनता में वृद्धि हुई। यहाँ की पारंपरिक फसलों चना, बाजरा और ग्वार का स्थान गेहूँ, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया है। ये सघन सिंचाई का परिणाम है। निसंदेह सघन सिंचाई से आरंभ में कृषि और पशुधन उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई। अब यहाँ देखिए, सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय। पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जल प्रबंधन नीति की कठोरता से पालन करना। इस नहर परियोजना के चरण 1 में कमान क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई और चरण 2 में फसल उगाने और चरागाह विकास के लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान है। इस क्षेत्र के शस्य प्रतिरूप में सामान्यतः जल सघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए। इसका पालन करते हुए किसानों का बागानी कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास, समतलीकरण, वारबंदी मीन्स जैसे हम ओसरा निकालते हैं, प्रभावी रूप से कार्यान्वित किए जाएं ताकि बहते जल की क्षति मार्ग में कम हो सके। इस प्रकार जलाक्रांत और लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाए। वनीकरण, वृक्षों का रक्षण, मेखला का निर्माण, चरागाह विकास इस क्षेत्र विशेषकर चरण 2 के भंगुर पर्यावरण में पारितंत्र विकास के लिए अति आवश्यक है। इस प्रदेश में सामाजिक सतत पोषणीयता का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है यदि निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटियों को कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध कराई जाए। मात्र कृषि और पशुपालन के विकास से इस क्षेत्र में आर्थिक सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को साकार नहीं किया जा सकता।
कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों के साथ विकसित करना पड़ता है। इनसे क्षेत्र में आर्थिक विविधीकरण होगा और मूल आबादी, गांव, कृषि सेवा केंद्रों और विपणन केंद्रों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध स्थापित होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से जो आर्थिक विकास की समझ है वह हमने 2 केस स्टडी यानी केस अध्ययन करके भी एग्जाम्पल्स दिए। जैसे इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में किस प्रकार से एक विशेष क्षेत्र को लेकर हमने योजना बनाई और उसको सफल बनाया। भरमौर पहाड़ी क्षेत्र को भी हमने चिन्हित किया और वहाँ भी विकास किया, नहरों का विकास किया, कृषि का विकास किया, उससे वहाँ के लोग खुशहाल हुए। तो इस तरह ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है।